हाय एवरीवन, दिस इज मुस्कान, योर मेंटर ऑफ फिजिकल साइंस। तो फाइनली हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक उद्गम बैच लॉन्च किया है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें होगा क्या, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स जो है हम कवर करने वाले हैं। वन बाय वन सभी फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट्स के कवर करेंगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल साइंस का हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का रैंडम वॉक है। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें ये कहाँ कहाँ आपको अवेलेबल होगा, तो जो PW का यूट्यूब चैनल है IIT JAM NCSIR नेट यूट्यूब चैनल वहाँ अवेलेबल होगा, एज वेल एज हमारी जो PW की एप्लीकेशन है उस पर भी ये अवेलेबल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज रैंडम वॉक, और किसके अंडर आता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो आज हम कवर करेंगे रैंडम वॉक के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम प्रॉब्लम हम कवर कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझते हैं रैंडम वॉक हमने चूज क्यों किया, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि फिर हम ये देखेंगे कि रैंडम वॉक होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं रैंडम वॉक मैंने चूज क्यों किया, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, या मैं कहूँ ये प्रोबेबिलिटी से लिंक करता है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स का ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है और वो भी 5 मार्क्स में। और अभी तुम देखोगे आधे घंटे या 45 मिनट्स के अंदर अंदर आपका ये टॉपिक प्रिपेयर होने वाला है, क्योंकि इसमें बस बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जिसके बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद डायरेक्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए, इसका मेन मोटिव यही है, इसका जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क का आता है। ठीक है, अब ये दो टॉपिक के अंदर आता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी हम इसको पढ़ते हैं रैंडम वॉक, या फिर मैं बात करूं ये लिंक करता है प्रोबेबिलिटी में से भी, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ही है, वो भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, देखो थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया नाम से ही लग रहा है रैंडम वॉक, मतलब होने तो ये वाला कैसा है, रैंडम, किसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है वो होता है एक ड्रंक पर्सन का। ठीक है, अब जैसे पहले हम इसको समझते हैं है क्या ये। देखो जैसे मैंने बात की एक ड्रंक पर्सन की, ठीक है, तो अब जैसे उसने अपना मोशन स्टार्ट किया है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग उसका मोशन है। ठीक है, अब वो बंदा यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ वो बंदा खड़ा है। ठीक है, ये उसकी पोजीशन फॉर एग्जांपल, जहां से हम मोशन स्टार्ट करते हैं उसको हम यूजुअली क्या बोल देते हैं, x इक्वल टू 0, मतलब उसने अपना मोशन स्टार्ट किया ओरिजिन से। ठीक है, अब अपना वो, अब देखो ये इसने ड्रिंक की हुई है, अब ये अपना पहला स्टेप लेगा। फॉर एग्जांपल उसने अपना पहला स्टेप लिया इस डायरेक्शन, ये उसने एक अपना पहला स्टेप ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, अब ये ड्रंक पर्सन है, इसका मतलब इसका स्टेप कैसा होगा, रैंडम होगा। हो सकता है अब ये बंदा यहाँ पहुंच चुका है कि ये जो बंदा है या तो वो आगे जाए ये पर्सन, या फिर पीछे सेम स्टेप पे। बस इसमें कंडीशन क्या रहती है कि जो स्टेप लेंथ होती है ना वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहले स्टेप लेंथ कुछ और थी और अब बाद में स्टेप लेंथ जो है वो कुछ और होगी, नहीं। बस अब इसमें होगा क्या कि या तो ये आगे जा सकता है या ये पीछे जा सकता है। तो ये है तरीका रैंडम, मतलब दिस इज रैंडम। तो इसी वजह से रैंडम वॉक में बोला जाता है कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो प्रीवियस स्टेप पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। मतलब इस पे अब इसके लिए मैटर ही नहीं करता कि इसने स्टार्ट कहाँ से किया था, ये आगे भी मूव कर सकता है और ये पीछे भी मूव करना स्टार्ट कर सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बाकी के सभी स्टेप्स इसके पीछे जाए, या फिर ऐसा हो सकता है 3 स्टेप्स इसके पीछे जाए फिर 2 स्टेप उसके आगे जाए। तो दिस इज कंप्लीटली रैंडम। बट इसमें एक चीज ये होती है कि जो हमारी स्टेप लेंथ है वो फिक्स रहेगी, और इसमें केसेस केवल 2 ही होते हैं, मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो आगे जाएगा या फिर वो पीछे जाएगा। ये तो हुआ एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम कोई मोशन की बात कर रहे हैं। जैसे अब हम डाइस मतलब टॉस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ डाइस का। ठीक है, जब मैं डाइस को टॉस कर रही हूँ तो वहां पे नंबर आएंगे 1 to 6। ठीक है, अब मैं इसमें तुमसे पूछूं कि 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इसमें 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, और उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। तो हमेशा हम रैंडम वॉक में ऐसे ही केसेस डिस्कस करेंगे, या तो कोई इवेंट होगा या कोई इवेंट नहीं होगा, या फिर जैसे हम मूव करेंगे लेफ्ट में या हम मूव करेंगे राइट में।
ओके, ये दो केसेस हुए। इसके अलावा जैसे कोई लाइक अप एंड डाउन मोशन, या फिर कोई इवेंट हो रहा है नहीं हो रहा, या कोई ऐसा केस है येस और नो, या फिर इसमें केसेस आते हैं लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई एक कंटेनर है ना, इसका मैंने एक स्मॉलेस्ट रीजन ले लिया। अब इसकी वॉल्यूम थी V1, इसकी वॉल्यूम है V2। अब हमसे ये पूछे कि इसमें होने की क्या प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर आइडियल गैस हमने फिल की हुई है, तो इस इतने से वॉल्यूम में आइडियल गैस के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब या तो होगा कि पार्टिकल इसके अंदर होंगे या इसके अंदर पार्टिकल नहीं होंगे, है ना। तो ये चीज है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आते हैं हमारे रैंडम वॉक के अंदर। तो ये है ऑल अबाउट रैंडम वॉक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे या तो कोई इवेंट होगा या कोई इवेंट नहीं होगा, या फिर हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे कि या तो मोशन होगा उसका लेफ्ट में या मोशन होगा उसका राइट में। ये हम अभी बात कर रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं लेफ्ट राइट, इसमें हम बात कर रहे हैं बेसिकली अभी हम वन डायमेंशन। जब हम टू डायमेंशन में बात करेंगे तो वहां पे पार्टिकल मतलब मोशन जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी पर्सन है वो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऐसे। तो वो होगा हमारा 2D रैंडम, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि इसमें हमेशा पॉसिबिलिटी दो ही होंगी, या तो वो इधर जाएगा या वो इधर जाएगा, या फिर वो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये था कुछ रैंडम वॉक का कि मतलब है क्या ये। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रैंडम वॉक। अब आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कि रैंडम वॉक में हम किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखो रैंडम वॉक क्या है बेसिकली, इन रैंडम वॉक नेक्स्ट स्टेप is totally independent upon previous step। क्लियर। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट कि यहाँ पे केवल दो ही पॉसिबिलिटी होती है, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटी। या तो हम पॉसिबिलिटीज बोलेंगे इसको या हम बोलेंगे इवेंट। अब इसमें क्या आएगा थोड़े मतलब ये तुम्हें आइडिया लग जाएगा, या तो होगा कोई इवेंट लाइक राइट लेफ्ट हम मूव कर रहे होंगे, या हम मूव कर रहे होंगे अप एंड डाउन, या कोई इवेंट लाइक हो रहा है या नहीं होगा, है ना, विल बी और वॉन्ट बी। या फिर लाइक यस और नो। मतलब ये जस्ट ये है कि भाई इससे हमें अब जैसे बहुत बार ऐसा होगा क्वेश्चन में कि या तो डायरेक्ट लिखा होगा रैंडम वॉक, या बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट लिखा नहीं होता, बट इससे हमें पहचानना पड़ता है कि अच्छा ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, रैंडम वॉक से। अब अगर मैं बात करूं तुम्हारे जो अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है, जून में जो पेपर हुआ है, उसमें भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है रैंडम वॉक का, जो आज हम डिस्कस भी करेंगे। और अगर मैं उसका टाइप देखूं जो क्वेश्चन अब आया है, तो वो कभी आज से 10 साल पहले गेट में आया हुआ था। तो इसी वजह से हम बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो कभी 10 साल पहले नेट में पूछा गया है वो गेट में पूछा जाए, या जो पहले गेट में पूछा गया था वो अब नेट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये समझ आ गया होगा कि रैंडम वॉक होता क्या है। रैंडम वॉक में ये होता है कि जो भी हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे वो प्रीवियस स्टेप पे टोटली इंडिपेंडेंट रहेगा, और इसमें केवल हमें दो ही पॉसिबिलिटीज मिलने वाली हैं, या तो मूव करेंगे हम लेफ्ट में, या मूव करेंगे हम राइट में, या मूव करेंगे हम अप या फिर डाउन, या कोई इवेंट हो रहा होगा या नहीं होगा। दिस इज द अबाउट ऑफ रैंडम वॉक। अब इसका जो डेरिवेशन है वो हम एक एग्जाम्पल से डिराइव करते हैं। ओके, छोटा सा डेरिवेशन है, वो अपने आप में एक डेरिवेशन भी है और एक अपने आप में क्वेश्चन भी है। ओके, तो जैसे देखो अब हम कंसिडर करते हैं कि कोई एक पर्सन है, उसका मोशन
1D रैंडम वॉक। देखो, अब हमने कंसिडर किया है कि कोई पर्सन है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसको मान लो यहाँ से इधर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना है, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस है x, ओके। और जो इसमें स्टेप लेंथ है दिस इज l, ठीक है। और वो टोटल कितने नंबर ऑफ स्टेप्स ले सकता है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, जिसमें हमारे राइट में भी और लेफ्ट में भी दोनों इंक्लूड होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे दिस विल n, ठीक है। इसके अलावा अब हम कंसिडर करते हैं कि जैसे अभी एक पर्सन यहाँ से यहाँ पहुंच रहे है ना, तो इसका ये जो डिस्टेंस है दिस इज x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एक स्टेप लेंथ होगी, उसके ही मल्टीपल में कोई फैक्टर आने वाला है, तो दिस इज इक्वल टू m l। ये यहाँ पे इसको मान लो ये फाइनल इसके डेस्टिनेशन है, यहाँ तक इसको जाना है, इसका ये डिस्टेंस कितना होगा, सम मल्टीपल ऑफ स्टेप लेंथ, मतलब जो एक स्टेप है उसके कुछ मल्टीपल में आने वाला है। अभी m फैक्टर अभी हम निकालेंगे कि है क्या, ठीक है। तो अब देखो, अब ये बंदा यहाँ तक पहुंच रहा है, जैसे ये पर्सन यहाँ तक पहुंच रहा है, तो अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि इसने कुछ स्टेप राइट में लिए होंगे, कुछ स्टेप लेफ्ट में, ऐसे राइट लेफ्ट मूव करते करते फाइनली अपनी इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि उसने जो राइट में नंबर ऑफ स्टेप्स लिए हैं वो कितने हैं, n1। तो लेट नंबर ऑफ स्टेप्स इन right side is n1 and let number of steps in left side will be n2, ठीक है। अब देखो अगर उसने कोई भी स्टेप या फिर मैं ये कहूँ कि जो राइट साइड मूव किया है उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, एक मतलब यहाँ पे दो चीज हो सकती है, या तो वो राइट में मूव करेगा या फिर वो लेफ्ट में मूव करेगा। तो हमने मान लिया कि जो राइट साइड में मूव कर रहा है उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी p है, और जो लेफ्ट में मूव करेगा उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, q हो जाएगी। Let probability of taking step towards right is p, okay। और let probability of taking step towards left वो हमने बोल दिया q है, ठीक है। तो अब देखो टोटल सम क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, दिस इज 1, तो p प्लस क्यू कितना हो जाएगा 1, p प्लस क्यू विल बी 1। इसके अलावा अब यहाँ पे क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं n, और जिसमें से राइट साइड में n1 स्टेप्स है, लेफ्ट साइड में n2 स्टेप्स है, तो n1 प्लस n2 भी किसके इक्वल हो जाएगा, n के, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि n स्टेप्स थे टोटल, उसमें से उसने n1 स्टेप राइट साइड में लिए हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर हम बात करें कि
कि उसने जो टोटल n स्टेप्स हैं उसमें से n2 स्टेप्स लेफ्ट साइड में लिए हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी उसके m फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे कि क्या है वो बेसिकली। तो इसमें जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ taking n1 step towards right side among ants from n step, मतलब n स्टेप में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने जो n1 स्टेप है वो राइट साइड में ही लिए होंगे। ठीक है, तो अब देखो राइट साइड में प्रोबेबिलिटी क्या थी, p थी, और हमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए निकालनी है, n1 स्टेप्स के लिए निकालनी है। तो यहाँ हम अपना क्या लगाएंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। तो यहाँ जो इसका जो रिजल्ट निकाला जाता है दैट्स कम फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो n स्टेप में से हमने केवल n1 स्टेप जो है वो कहाँ लिए हैं, राइट डायरेक्शन। तो इसका मतलब NC अब n1 में मूव करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, p की पावर n1, और ना मूव करने की कि n में नहीं मूव कर, मतलब राइट साइड में नहीं मूव करेगा, तो इसका मतलब कहाँ मूव कर रहा होगा, लेफ्ट साइड में। तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी q एंड दैट विल बी n माइनस n1। बेसिकली अगर हम देखें n माइनस n1 क्या है, n माइनस n1 विल बी n2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, nc n1 p की पावर n1 q की पावर n2। इसको हमने डिनोट कर दिया wn n1 कि आउट ऑफ n स्टेप n1 स्टेप की प्रोबेबिलिटी क्या है राइट साइड में मूव करने। ठीक है, इसमें नेक्स्ट जो चीज हमसे पूछी जाती है वो आती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग n2 स्टेप टुवर्ड्स लेफ्ट। ऑफ टेकिंग n2 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम n स्टेप्स। ठीक है, तो इसको भी अगेन सेम मेथड से हम निकालेंगे। तो wn n2, तो ये क्या होगा, nc n2 p की पावर। अब देखो n2 में सॉरी लेफ्ट साइड में जो हमने स्टेप्स लिया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, q, तो यहाँ पहले क्या आएगा, q की पावर n2, और अगर q में नहीं गया, सॉरी लेफ्ट साइड में अगर वो नहीं गया तो कहाँ जाएगा, राइट साइड में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, p है। ठीक है, तो दिस इज n माइनस n2, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, nc n2 q की पावर n2 p की पावर n। और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट आइडेंटिकल है। कैसे है, देखो इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करूं तो क्या होगा, n फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल और n माइनस n1 फैक्टोरियल। n माइनस n1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, n2 फैक्टोरियल। तो फिर आ गया, अब तो इतना ही हमें सिंप्लीफाई इसको करना था। दिस इज n फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल p की पावर n1 एंड q की पावर 2। इसको भी अगर हम निकालेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन में n2 फैक्टोरियल n माइनस n2 मतलब n1 फैक्टोरियल और q की पावर n2 p की पावर 2।
दोनों इक्वल है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट में जाए या राइट में जाए, अगर 1D मोशन होगा और स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब WN1 इक्वल टू WN2। अब बच्चों को डाउट होगा क्या मैम ये हमेशा इक्वल होगी, नहीं हमेशा इक्वल नहीं होगी। अब देखो थोड़ा सा तुम इसको चीज को समझो। अब ये तो मोशन था कि इस डायरेक्शन में सीधा सीधा कोई बंदा चल रहा है ना, तो हो सकता है उसने एक स्टेप आगे ले लिया, हो सकता है एक स्टेप उसने पीछे ले लिया, इजी है उसके लिए, दोनों मतलब इक्वल है ना। इसी चीज को मैं थोड़ा इंक्लाइन बना दूं इस तरीके से, तो अब मतलब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ड्रंक पर्सन का, तो अब उस केस में क्या होगा कि उसके लिए आप खुद सोचो इस चीज को कि उसके लिए आगे मूव करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तो वो किस डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगा, लेफ्ट साइड में। इससे उल्टा बना दूं मैं, ऐसा बना दूं, तो अब क्या होगा, अब लेफ्ट में मूव करने की प्रोबेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी, राइट में मूव करने की ज्यादा हो जाएगी। ये मतलब मैंने थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन बना दिया, इतना बना लिया, तो ये हो गया ना कि उसको मतलब अब एक तो इतने होशो हवास में इंसान है नहीं, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ जाने की, उसकी राइट। तो ऐसे जो केसेस होते हैं वहां पे प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल नहीं होती, बट तुम्हारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं कि जिसमें प्रोबेबिलिटी अनइक्वल हो। ओके क्योंकि इसमें कैलकुलेशन फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं, तो हम उस चीज को नहीं जाएंगे। बस पता होना चाहिए कि हाँ अनइक्वल भी हो सकती है और कैसे केसेस होंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी अनइक्वल हो। ओके तो ये बात थी कि इसमें प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। अब मैंने जैसे वहां पे एक फैक्टर लिखा था x इक्वल टू ml, अब उस चीज को समझते हैं वो है क्या। ठीक है, तो पहले वही अगेन हम बात करेंगे, वही हमारा एक पर्सन है जो कि मूव कर रहा है, जिसने अपना मोशन यहाँ x इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था और x इक्वल टू ml किसी पोजीशन को पहुंच गए। ठीक है, अब इसमें ना टोटली पॉइंट समझने वाला है। देखो x इक्वल टू 0 से उसने स्टार्ट किया, x इक्वल टू ml पे पहुंच जाए। अब एक बात बताओ, एक कोई इंसान है जो यहाँ से जिसने अपना मोशन स्टार्ट किया, जैसे उसका नाम हम a रख लेते हैं, ठीक है। तो अब a ने अपना मोशन x इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और हमने ये देखा है कि इधर और लेफ्ट और राइट दोनों में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो भी इक्वल है। अब मान लो इसने यहां से स्टार्ट किया, उसने एक स्टेप इधर लिया, एक स्टेप इधर लिया, तो अल्टीमेटली वो कहाँ रहेगा, अपनी जिस पोजीशन पे था उसी पे रहेगा। अब ऐसा हो, कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर राइट में भी नंबर ऑफ स्टेप्स जितने लिए हैं और लेफ्ट में भी नंबर ऑफ स्टेप्स जितने लिए हैं वो इक्वल होंगे, तो कभी भी वो अपनी जो ओरिजिन वाली पोजीशन था उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्टेप लेंथ क्या है, इक्वल है। कैसे, देखो मान लो पहले ये बंदा चलता गया एक एक स्टेप लेता गया, भाई ए चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अब इसके बाद इसने क्या किया, बैक स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए, चलो ये यहाँ पहुंचा था, अब इसने यहाँ से बैक स्टेप लेने स्टार्ट कर दिए, कितने ही नंबर ऑफ बैक स्टेप्स लेगा ये, तो कहाँ आ गया, अल्टीमेटली उसी पोजीशन पे आ गया ना जहाँ पे था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसको किसी पोजीशन पे पहुंचना है आइदर लेफ्ट और राइट, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नंबर ऑफ स्टेप्स क्या रहने वाले हैं, ज्यादा रहने वाले हैं। ठीक है, अब मान लो इसी चीज को मैं दूसरा बताती हूँ। देखो अब उसने राइट साइड में लिए हैं 5 स्टेप्स और लेफ्ट साइड में लिए हैं 3 स्टेप्स, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट साइड में कितने ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, बस यहाँ आके रुक गया। तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट क्या हुआ कि उसने इतना डिस्टेंस क्या किया है, ट्रेवल किया है, कहीं तो वो पहुंचा है अपनी ओरिजिनल पॉइंट से। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू ml किसी पोजीशन पे पहुंचा है, तो ये पोजीशन किस तरफ है, राइट साइड में। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स किस में ज्यादा है, राइट साइड में ज्यादा है और लेफ्ट साइड में कम है। अब अगर मैं ये देखूं तो इसने इफेक्टिव नंबर ऑफ स्टेप्स इधर कितने लिए हैं, ये टोटल जैसे n1 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 5 और n2 की वैल्यू 3 थी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, n1 माइनस n2 विल बी 2, है ना। तो इसका मतलब m क्या है, बेसिकली इफेक्टिव नंबर ऑफ स्टेप्स।
और किसके इक्वल होगा, n1 माइनस n2। अगर यही मोशन लेफ्ट साइड में होता तो n2 माइनस n1 हो जाता, वो तो अंडरस्टूड है, मीनिंग समझ में आ जाएगा तो वो अंडरस्टूड है। ओके और ये जो x है दिस इज पर्टिकुलरली आवर डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस। देखो डायरेक्शन मैटर कर रही है तभी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर डायरेक्शन मैटर नहीं करती तो हम ऐड करते। तो दिस x इज आवर डिस्प्लेसमेंट, कितना पार्टिकल जो है डिस्प्लेस हुआ है। ओके तो यहाँ x क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ स्टेप्स है m और x है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है तो अब मान लो यहां से उसने स्टार्ट किया और उतने इस डिस्टेंस पे पहुंच गया, मान लो n नंबर ऑफ स्टेप्स में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी, जो प्रोबेबिलिटी n1 और n2 सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी जो हमारा किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पहुंचता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, ml विल बी जो हमारे n1 की थी और जो हमारे n2 की थी। ओके तो ये हुआ हमारा यहाँ पे 1D का पूरा कंसेप्ट जिसमें हमने काफी सारी चीजें। अब पहले इससे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम अपना फिर इसमें जो चीजें पूछी जाती है जैसे मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके बारे में भी हम बात करें। ओके ठीक है तो पहले जितना अभी तक पढ़ा है उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं फिर हम अपना स्टार्ट करें। देखो ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक 1D मोशन है जिसमें मोशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है x इक्वल टू 0 से। ठीक है x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और वो यहाँ कहीं इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है और उसमें जो स्टेप लेंथ दी है वो उसकी 1 सेंटीमीटर है और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं दैट आर 500 स्टेप्स। ठीक है कितने स्टेप्स लिए उसने, टोटल 500 स्टेप्स लिए और जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है राइट साइड में स्टेप्स लेने की वो है 1/4। हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल टेक स्टेप 200, मतलब 200 स्टेप ले रहा है टुवर्ड्स राइट। जैसे अभी हमने देखा था n1 स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी क्या थी टुवर्ड्स राइट, सेम चीज यहाँ हम यूज करेंगे टुवर्ड्स राइट। अच्छा इसने केवल क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट साइड की प्रोबेबिलिटी दी है, तो अब इतना तो आप जानते हो लेफ्ट साइड की हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 1 माइनस राइट साइड की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल कितनी होती है 1 होती है, राइट की पता है लेफ्ट की हम निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन करते हैं, इसके सॉल्यूशन से आपका रैंडम वॉक मैक्सिमम कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। देखो अब इतना सा कंसेप्ट है और इस पे अगर हमें 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। ओके अगर 3.5 में भी आ रहा है तो मार्क्स तो कम नहीं है ना, प्लस ही हो रहा है, कुछ माइनस नहीं हो रहा हमारा। तो ये चीज है कि अगर ऐसे इतने इजी टॉपिक, इतने कम टाइम में कवर हो जाने वाले टॉपिक अगर पेपर में आते हैं तो हमें बिल्कुल स्किप नहीं करने चाहिए ऐसे टॉपिक्स। ओके तो अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें p क्या दिया हुआ है 1/, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेसिकली 4 p प्लस q इक्वल टू। ओके ठीक है अब हमें ए पार्ट में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, टोटल स्टेप्स कितने थे उसमें 500 और कितने स्टेप्स के लिए हमें निकालना है, n1 की वैल्यू क्या दी हुई है, टूवर्ड टेक स्टेप 200। देखो कैपिटल N की वैल्यू है 500 और n1 की वैल्यू है 200। ठीक है बस इसको हमारा जो फॉर्मूला था उसमें हम सब्स्टिट्यूट करें, 500c 200, p की वैल्यू क्या है 1/4 की पावर 200 और q की वैल्यू क्या है 3/4 की पावर, ये इसका आंसर हो गया। अब इतनी हाई पावर है तो इसको तो हम सॉल्व करेंगे नहीं अब, तो ये इसका आंसर। ओके चलो अब बी पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट में क्या बोला है, देखो बी पार्ट में है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कम बैक टू इनिशियल पोजीशन आफ्टर 500 स्टेप। देख लो अब इसमें अभी मैंने जो तुम्हें कंसेप्ट समझाया था ना वो चीज इसमें अभी इन्होंने यूज कर ली है।
इसने क्या कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कम बैक टू इनिशियल पोजीशन। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, आफ्टर 500 स्टेप्स, मतलब जो स्टेप्स लिए हैं उसने कितने लिए हैं, पूरे 500 स्टेप्स लिए हैं, और वो अपने कहाँ पे आ गया है, इनिशियल पोजीशन पे आ गया है। तो अब इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई जो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन पे आने का मतलब क्या है, बेसिकली इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, है ना। चलो इसको देखते हैं अब हम। सबसे पहले x इक्वल टू एम एल, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, और नंबर ऑफ स्टेप्स जो उसने लिए हैं उसने 500 ही स्टेप्स लिए हैं। ठीक है भाई, ओके, 500 स्टेप्स लिए हैं। तो x इक्वल टू एम एल है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और इसका मतलब क्या हुआ, एम एल इक्वल टू 0, इसका मतलब n1 माइनस n2 विल बी 0। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि n1 विल बी इक्वल टू n। तो अब चाहे हम प्रोबेबिलिटी n1 की निकाल ले, अब चाहे हम प्रोबेबिलिटी n2 की निकाल ले, सेम आएगी, क्योंकि उसने जितने नंबर ऑफ स्टेप्स n1 में लिए उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स उसने n2 में भी लिए। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में भी जितने नंबर ऑफ स्टेप्स लिए उतने ही उसने राइट साइड में भी नंबर ऑफ स्टेप्स लिए। तो अब हम निकाल सकते हैं कि उसने कितने नंबर ऑफ स्टेप्स उसने लिए होंगे। देखो n किसके इक्वल होता है, n1 प्लस n2 के। तो यहाँ से दोनों इक्वल हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 2n1 विल बी इक्वल टू n, और n1 कितना हो जाएगा, n बाय में। इसका मतलब 250 टोटल स्टेप हो गए ना 500, टोटल स्टेप्स ने 500 लिया, 500 स्टेप्स में वो घर पहुंच गया, अपने जहां से शुरू किया था ना, घर से निकल के घर ही आ गया वापस, और टोटल स्टेप उसने कितने यूज किए अपने 500। तो इसका मतलब जो राइट साइड में उसका मूवमेंट था वो भी 250 स्टेप्स थे, और जो लेफ्ट में था वो भी 250। अब हम प्रोबेबिलिटी चाहे n1 की निकालें और चाहे n2 की निकालें, वो क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए बस। x इक्वल टू 0 कैसे हुआ, कि जहां से वो उसने स्टार्ट किया वापस वो क्या हो गया, घूम फिर के वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। ठीक है, या इस चीज को तुम ऐसे समझ सकते हो कि अपनी इनिशियल पोजीशन से कब नहीं हिल सकता, कि मान लो यहाँ से घूमना शुरू किया, एक स्टेप लेफ्ट में राइट में लिया, फिर एक लेफ्ट में लेगा, फिर वहीं रह जाएगा, या 5 राइट में लिए उसके बाद 5 लेफ्ट में ले ले तब भी वहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली दोनों का मीनिंग ही सेम है, डिस्प्लेसमेंट 0 बोले या हम इस तरीके से बोले कि उसने जो नंबर ऑफ स्टेप्स लिए हैं लेफ्ट और राइट वो इक्वल, दोनों का मीनिंग अल्टीमेटली सेम है। ओके, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी टेकिंग n1 स्टेप्स, तो वो क्या होगी, टोटल स्टेप्स हमारे कितने हैं 500, सी 250, राइट में प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, और दिस इज 250 एंड 3/4 अगेन 2। तो ये इसका आंसर। ओके, चलो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं, अब जैसे मैंने बताया हम मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अब हम निकालेंगे। और उसके बाद पहले हम मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का निकालेंगे, और उसी से फिर हम जितने भी जैसे रैंडम वॉक में जो वेरिएबल हम यूज करते हैं उन सब का हम निकाल लेंगे। अगर हम देखें तो रैंडम वॉक में जो हमने वेरिएबल्स यूज किए हैं, चलिए हम अपनी स्टेप पे, रैंडम वॉक में जो हम वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो क्या है, n1 वेरिएबल है, एक n2 वेरिएबल है, दूसरा उसके अलावा है हमारे पास एक x वेरिएबल है और एक m वेरिएबल। ठीक है, तो इनकी हम क्या निकालेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे और वेरिएंस निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो अब इसमें क्या हुआ कि एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी एट
x इक्वल टू 300 सेंटीमीटर आफ्टर 500 स्टेप्स। मतलब 500 स्टेप्स के बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, 300 सेंटीमीटर की दूरी उसने तय की है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहाँ मूव किया है, राइट डायरेक्शन में। अगर -300 सेंटीमीटर लिखा होता तो इसका मतलब होता वो लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसने राइट में मूव किया है तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स जो राइट डायरेक्शन में थे वो उसके ज्यादा थे। ये हमारा ए है जिसने घूमना शुरू किया, ये उसकी x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि वो यहाँ से यहाँ पहुंचा है 300 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टेप्स किस में ज्यादा है, राइट साइड में ज्यादा। और ये किसके इक्वल होता है, बेसिकली x इक्वल टू ml। और l की वैल्यू इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज 300 इक्वल टू n1 माइनस n2। और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं इसके अंदर, 500। दैट विल बी इक्वल टू n1 प्लस n2। तो यहाँ से हम n1 की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर हम n2 की वैल्यू निकाल, n1 की मिल गई, n2 की मिल गई। ये हमें पता है, या तो हम प्रोबेबिलिटी n1 की निकाले चाहे हम प्रोबेबिलिटी n2 की निकाले, दोनों की क्या आएगी। अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2n1 will be equal to 800 means n1 will be 400, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, फाइव हंड्रेड सी 400 1/4 400 3/4 100। यहाँ पे क्या होगा, 500 सी 400 1/4 400 और 3/4 100, ये इसका आंसर। ओके, चलो अब हम बात करते हैं हमारे मीन और वेरिएंस कि मीन और वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालें। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की। मान लो मैंने जो हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं इसके अंदर वो कौन कौन से हैं, n1 है, n2, x और n, ये हमारे चारों जो है वो रैंडम वेरिएबल है। इनकी हेल्प से ही हम सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अब मेरे को मान लो मीन निकालना है n1, किसी भी क्वांटिटी का मीन निकालते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी की कामयाबी यूज करने वाले। ये क्या होगा, n1 प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग n1। ओके, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन टेकिंग n1 स्टेप्स क्या थी, दिस इज ओवर nc n1 p की पावर n1 q n, क्या ये ऐसा कुछ था। अब एक चीज देखो, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ मैंने लिखा है ना, ये समवट सिमिलर है जो हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। कैसे, उसमें क्या आता है, एज वी नो, देखो p प्लस क्यू की पावर n, अगर इसका मुझे बायनोमियल एक्सपेंशन करना हो तो क्या होगा, एन सी एन आई पी की पावर एन आई क्यू की पावर एन माइनस आई, यही होगा, ठीक है। और यहाँ क्या होता है इसके अंदर समीशन, एन आई की वैल्यू जो है वो 0 से लेके n तक। तो क्या ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है ना, दिख रहा है ये हमें कि p और यही सेम चीज इसमें है, बस यहाँ पे पावर डिफरेंट है थोड़ी सी,
या फिर हम ये कहें कि वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ इन्होंने ni लिया है, हमारे वाले में क्या चल रहा है, n1 चल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किससे इक्वल है, दिस कम्स फ्रॉम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इस चीज का हम यूज करेंगे मीन निकालने में। वैसे काफी बच्चों ने ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी आज के बाद सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। ओके, तो ये हुआ। अब देखो, अब इस वाली फॉर्म को यूज करना है, अभी अभी इसकी बात कर रहे हैं, इसका हम फर्दर यूज करेंगे, बट पता होना चाहिए कि ये किससे कंपेरेबल है। मतलब अगर मैं ये स्ट्रक्चर देखूं तो ये किसके जैसा सा दिख रहा है हमें, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखना आप ध्यान से। Pn2, देखो ये क्या हुआ, इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे, ये कांस्टेंट टर्म है, केवल ये वाले डिफरेंशिएट होगी, n1 बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा, फिर p मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो n1 -1 हो जाएगा, है ना। फिर p से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो अगेन n1 मिल। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्या किया दोबारा बताती हूँ, देखो ये वाली जो टर्म है इसको ये p डिफरेंशिएट करेगा, p से डिफरेंशिएट होगा तो केवल ये वाली टर्म जो होगी वो डिफरेंशिएट होगी, तो क्या वैल्यू आगे आएगी, n1 बाहर, p n1 माइनस। अब इसको हमने फिर किससे मल्टीप्लाई कर देना है, p से। तो ये क्या बन जाएगा, n1 p की पावर n, जो इसके अंदर था। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। चलो अब देखो ये वाली फॉर्म किसके इक्वल है, p प्लस क्यू की पावर n। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, p प्लस की पावर और p प्लस क्यू की पावर n। अब यहाँ पे बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, वो पहले ही p प्लस क्यू को 1 लिख देते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, हमें पहले नहीं करना, क्योंकि बाहर डिफरेंशिएशन है, अंदर वो उसका फंक्शन है, तो पहले आप उसको डिफरेंशिएट करो, उसके बाद जो वैल्यूज रखनी है वो रखो। ओके, तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पी एन डेल बाय डेल क्यू, सॉरी डेल नॉट क्यू, इट्स पी, p प्लस क्यू की पावर n माइनस 1। तो ये बन जाएगा, इसका मतलब हमने किसका मीन निकाला है, n1 वेरिएबल का। n1 क्या था, नंबर ऑफ स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, तो उसका मीन कितना आया हमारा, pq, और p क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स राइट। तो अगर हमसे अब n2 के बारे में बात करें तो क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते उसको, qn लिख सकते हैं। तो हमें एक का निकाल लिया, दूसरे का हम डायरेक्ट लिख देते हैं। n1 की मीन वैल्यू क्या आई है, pn, तो n2 की मीन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो n1 की मीन वैल्यू पता चल गई, n2 की मीन वैल्यू पता चल गई। अब अगर हमसे कोई x की मीन वैल्यू पूछे, x क्या है, बेसिकली ml है ना, तो इसका मतलब ml, और l तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मीन कांस्टेंट रहेगा। अब बचा किसकी, कौन, m, m में कौन कौन आता है, n1 माइनस n2, तो ये क्या होगा, n1 का मीन माइनस n2 का मीन बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज np माइनस nq, तो ये क्या हो गया, p माइनस q इन l। तो ये किसका मीन वैल्यू निकाल लिया हमने, डिस्प्ले। ओके, तो ये थे कुछ रिजल्ट्स जिसमें हमने n1 का मीन निकाला, हमने n2 का मीन निकाला, और हमने मीन किसका निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट निकालते हैं वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस से फिर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट बता दूंगी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन। फिर बाकी की जो प्रॉब्लम होगी वो हमारी नेक्स्ट क्लास में, हम एक और क्लास लेंगे इस पे, उस पर डिस्कस करेंगे 2D प्रॉब्लम भी एज वेल एज इससे जो भी बची हुई प्रॉब्लम्स होंगी। अब हम निकालेंगे n1 स्क्वायर का मीन,
क्योंकि हम जब वेरिएंस निकालते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो हमें ये दो टर्म चाहिए होती है कि किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो तुम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो किसी एक्स वेरिएबल का, तो उसमें हम कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स स्क्वायर का मीन माइनस एक्स का मीन का होल स्क्वायर का पूरे का अंडर। ठीक है, तो वो अभी तुम्हें पता चल जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अगेन इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, n1 स्क्वायर n1। मीन तो ऐसे ही निकालते हैं, या तो समीशन यूज करते हैं या हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, या जैसे क्वांटम में हम यूज करते हैं ना ब्रायन कैट नोटेशन, वही तो मेथड है इनमें, है ना। तो ये n1 स्क्वायर wn n1। अब हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या थी, nc n1 p की पावर n। अब इसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, p बाई डेल पी डेल बाय, इसको लिखोगे तो यहाँ से आ जाएगा n1 p की पावर n1 2 की। ओके, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको तुम सॉल्व कर लेना, यही वैल्यू आएगी। ये हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगेन p प्लस क्यू की पावर n। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, पहले इससे डिफरेंस ये वाला फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद ये लगा। अब ये लगाते हैं हम, तो यहां से क्या आएगा, p डेल बाय डेल p को तो हमें लगाना ही है, तो इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो p की पावर n, p प्लस q की पावर क्या आएगा, n माइनस 1। उससे हमें कोई लेना देना नहीं अभी है। ठीक है, अभी पूरा डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है ना, उससे अभी लेना देना है। अब हम करते हैं इन दो टर्म का डिफरेंशिएशन, तो अब डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स होगा। यही जैसे अभी मैंने भी बोला ना, ऐसी गलतियां बच्चों से भी होती है, और ये बहुत नॉर्मल है, जो होता ही है हमेशा, हर इंसान से होती है गलतियां। देखो, अब डेल बाय डेल पी को हम इस पे लगाएंगे, मतलब 1 बाय 1 लगेगा। अगर हम इसको एज इट इज रख रहे हैं तो ये इस पे लग जाएगा। चलो इसको बाहर रखते हैं, p और n को बाहर रखते हैं, और डेल पी ऑपरेट करेंगे हम इस वाले p और इस। तो अगर मैं इस पे लगाऊं तो यहाँ क्या बच जाएगा, p प्लस क्यू की पावर n माइनस प्लस। अब क्या बचेगा, अब मैं लगाती हूँ, इस पे लगाया मैंने, नहीं अभी मैंने इस पे लगाया, ये एज इट इज। अब मैं इस पे लगाऊंगी तो ये बचा रहेगा, यहाँ से आएगा n माइनस 1 p प्लस क्यू की पावर n माइनस, बस कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट किया। ठीक है, अब जहां जहां p प्लस क्यू है वहां वहां 1 कर दो। अब क्या आएगा, पी एन प्लस पी स्क्वायर n माइनस। ठीक है, तो आगे देखो इसको कैसे करेंगे हम प्रोसीड। ये हमारी क्या चल रही है, n1 स्क्वायर की मीन वैल्यू, तो पहली टर्म क्या आई, एन पी एन प्लस, नेक्स्ट टर्म क्या पॉसिबल है, पी स्क्वायर एन माइनस पी स्क्वायर, यही होगा, पी प्लस क्यू की पावर एन पी स्क्वायर। तो अब ये देखो, अगर मैं पी एन माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एन, ये देखूं, तो यहाँ से अगर मैं p कॉमन लूँ तो क्या आएगा, 1 माइनस पी इंटू में, यही होगा ना। और अगर इधर देखो तो ये क्या बच रहा है, एन पी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, पी क्यू एन प्लस एन। देख लेते कोई टर्म बची ना हो बस। अच्छा, यहाँ हमारा n बच गया है,
तभी ये इससे n बाहर आएगा। ये टर्म आ रही। अब मुझे नहीं लगता कोई मिस्टेक हुई है। देखो ये क्या हुआ, इधर पी एन आ गया एज इट इज, और ये पी एन मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। तो एक पी ऑलरेडी था तो पी स्क्वेयर बन गया, एन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे एक टर्म आएगी पी स्क्वेयर एन स्क्वेयर, एक आएगी माइनस पी एन। अब सही है, तो ये इसकी हमारी वैल्यू आ रही है। अब देखो अगर एन वन स्क्वेयर की वैल्यू में एक टर्म आ रही है एन पी क्यू, मतलब पी की एन वन की प्रोबेबिलिटी भी आ गई और एन टू की भी। तो अगर हम एन टू स्क्वेयर का मीन निकालेंगे तो ये टर्म तो एज इट इज रहने वाली है, चेंज किस में आएगा इस। सिमिलरली जो एन टू स्क्वेयर की अगर हम मीन वैल्यू निकाले तो वो क्या हो जाएगी, एन पी क्यू प्लस एन स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। ओके, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बेसिकली, जिसको हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, वो क्या होगा, n1 स्क्वायर की मीन वैल्यू माइनस n स्क्वायर। तो देखो n1 स्क्वायर की मीन वैल्यू क्या आई है मेरी, p q n प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर, और n सॉरी दिस n1 का मतलब n1 की मीन का स्क्वायर, तो ये क्या होगा n स्क्वायर p स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब यहाँ से, n q अंडर, तो दिस इज आवर सिग्मा। अब देखो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, तुम चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन n1 में निकालो चाहे तुम स्टैंडर्ड डेविएशन n2 में निकालो, दोनों का क्या रहने वाला है, सेम। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा भी लिखते हैं और इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, मतलब दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन नोटेशन। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दें हम तो वो क्या होता है हमारा वेरिएंस। जैसे देखो मैंने अभी यहाँ पे लिखा ना, डेल्टा n1 स्क्वायर का मीन उसका स्क्वायर है, दिस इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन। और हमारा वेरिएंस जो होगा वो होगा डेल्टा n1 स्क्वायर का। ओके, और ये हमने देख लिया कि ये हम चाहे n1 का निकाले चाहे हम n2 का निकाले, दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। ओके ठीक है, अब हमारा बचा स्टैंडर्ड डेविएशन और x को हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब हम ठीक है, वेरिएंस ऑफ हमें क्या निकालना है, अब हमें x निकालना है। तो x का वेरिएंस मतलब डेल्टा x स्क्वायर का मीन, और देखो डेल्टा x मतलब डेल्टा m स्क्वायर का मीन इनटू में l स्क्वायर, है ना। अब अगर इसका हम मीन निकालें डेल्टा m स्क्वायर का, तो जो निकलता है ना वो देखो, देखो m क्या होता है, n1 माइनस n2, और डेल्टा m क्या होगा, डेल्टा n1 माइनस डेल्टा n2। ओके, अब हम क्या करें, या फिर एक काम करते हैं, उससे बेटर ये होगा कि यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, तो दो को हम एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे कर सकते हैं भाई, n इक्वल टू n1 प्लस n2, क्योंकि n तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मीन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे दो वेरिएबल है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा बेसिकली,
अगर मैं इसको देखूं, मान लो तुम्हारी चॉइस है, किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने n2 को कन्वर्ट किया, तो n2 की वैल्यू क्या होगी, n माइनस n1, है ना। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या बन जाएगी, m विल बी 2n1 माइनस n। तो अब डेल्टा m क्या होगा, 2 डेल्टा n1। अब देखो यहाँ हम क्या ले रहे हैं, डेल्टा n, तो चेंज क्या रहने वाला है, 0, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू, तो ये हो गया 0। इस वजह से हमने दो वेरिएबल को हटाया। तो डेल्टा m स्क्वायर का मीन अगर लेंगे हम, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 डेल्टा n1 स्क्वायर का मीन। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 बाहर आ जाएगा। n1 का मीन हमारा क्या आया, सॉरी डेल्टा n1 क्या आया था, बस उसको हमें यूज करना है। डेल्टा n1 की वैल्यू हमारी आई थी अभी ये रही, दैट इज इक्वल टू npq। बस इसको हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो ये 4 था, दिस इज np एंड q। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ रही है, डेल्टा m स्क्वायर की, npq, 4npq। ओके, तो बस इसी को हम इसमें यूज करें, तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर। क्लियर, ये चीज समझ आ गई होगी। यहाँ मैंने क्या किया है, बेसिकली m किसके इक्वल होता है, n1 माइनस n2 के। चेंज निकालना था, दो वेरिएबल थे, दो को मैंने एक में कन्वर्ट कर दिया, एक क्योंकि यहाँ पे फिर कांस्टेंट आ गया तो उसका चेंज 0 हो जाएगा। तो डेल्टा m किसके इक्वल हो गया, 2 डेल्टा n के। और अब हमें क्या निकालना था, स्क्वायर का मीन निकालना था, तो डेल्टा m स्क्वायर का मीन लिख दिया। तो यहाँ से क्या होगा, 2 का स्क्वायर उसका मीन, कांस्टेंट का मीन क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो वो 4 आ गया। अब मल्टीप्लाई में क्या था, डेल n1 स्क्वायर का मीन, वो क्या आया, npq, जो कि अभी हमने निकाला भी था। बस उसको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। तो अब हमारे पास वेरिएंस x का भी है, n1 का भी है, n2 का भी है। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है, मीन भी पता है। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने सेशन को एंड करेंगे। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखने हम, जो कि CSIR नेट दिसंबर 2020 मतलब 4 का है, 14 का है, 2014 का है। A random worker take a step of unit length in positive direction with probability 2/3। मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 2/3। अब अगर हम बात करें स्टेप इन नेगेटिव डायरेक्शन विद प्रोबेबिलिटी 1/3, मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है विद प्रोबेबिलिटी 2/3, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है विद प्रोबेबिलिटी 1/3, और ये ना भी दिया होता तो हम निकाल सकते। और एक और चीज क्या दी हुई है, यूनिट लेंथ, जो स्टेप लेंथ दी हुई है वो कितनी है, यूनिट मतलब 1। ठीक है, मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉकर आफ्टर n स्टेप्स, टोटल स्टेप्स कितने थे उसके, n स्टेप्स है। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, मीन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मीन, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, बस सीधा सा लगा दो। देखो डिस्प्लेसमेंट का मीन हमने क्या निकाला था अभी, डिस्प्लेसमेंट का मीन, दिस इज n p माइनस q इंटू में। अब p क्या दिया हुआ है, 2/3, क्यू क्या दिया हुआ है, 1/3। अब देखो ये हो सकता है नोटेशन किसी की भी डिफरेंट हो, तो नोटेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब मान लो तुम किसी बुक से बाई चांस इसको पढ़ रहे हो, वैसे अब जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें पढ़ने की, बट फिर भी अगर तुम पढ़ते हो तो वहां हो सकता है कि क्यू जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए यूज किया हो और पी जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन के लिए, तो वो कुछ भी पॉसिबल है, बस हमें मीनिंग समझ आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जब भी कोई फॉर्मूला लिखा जाता है ना, उस हर एक वेरिएबल का मतलब पता होना चाहिए कि वो क्या डिनोट कर रहा है, उसके बाद चाहे कोई भी सिंबल यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, n नंबर ऑफ स्टेप्स थे, p माइनस क्यू मतलब 2/3 माइनस 1/3 मतलब 1/3, और l की वैल्यू भी 1 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, n/3। अब कितनी ही देर लग गई इस क्वेश्चन को करने में, हार्डली 30 सेकेंड्स, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। दिस इज द बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अब।
देखो, अ बॉक्स ऑफ वॉल्यूम V कंटेनिंग एन मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज डिवाइडेड बाय, और इसका बेस्ट पार्ट ये होगा, कंसेप्ट आप समझ चुके हो और एक प्रॉब्लम भी मैंने कराई है। तो सबसे पहला तुम्हारा ट्रायल ये होना चाहिए कि वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से अटेम्प्ट करके देखो, चाहे तुम्हें 3 मिनट लगे बट लगाओ क्वेश्चन। और इसमें एक चीज ध्यान से समझ लेना कि जब भी तुम क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, जो भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखते जाओ। जब जैसे ही तुम उनको लिख लोगे ना, आधा सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा कि तुम्हें इसको कैसे प्रोसीड करना है। ओके, तो जैसे अगर हम बात करें, अ बॉक्स ऑफ वॉल्यूम V कंटेनिंग एन मॉलिक्यूल, एक बॉक्स है जिसका वॉल्यूम क्या दिया है V, उसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n, ऑफ एन आइडियल गैस इज डिवाइडेड बाय वॉल विद द होल इनटू 2 कंपार्टमेंट। मतलब जो बॉक्स था उसको हमने क्या किया, 2 डब्बों में डिवाइड कर दिया। कैसे? एक वॉल से है, और उस वॉल के बीच में एक होल बना दिया जिससे मॉलिक्यूल इधर उधर जाते रहे। If the volume of the smaller compartment is V by 3, then variance of number particle in it is, मतलब हमें क्या निकालना है, स्मॉलर कंपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनका वेरिएंस। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, बस 1 मिनट। ये जैसे कंटेनर है जिसका वॉल्यूम क्या है, V है, इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, चलो इसको हम बाहर लिख लेते हैं कि हमें 2 डिवीजन भी करने हैं ना। इसका वॉल्यूम V है, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है। अब इसमें हमने इसका पार्टीशन कर दिया और उसके बीच में एक होल बना दिया। ये इसके अंदर पार्टीशन, जिसमें ये वाला जो छोटा वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम है V/3, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 2V/3, है ना। तो अब देखो इसने क्या बोला है कि इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनका वेरिएंस निकालना है। सबसे पहली बात कि इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसको मैंने मान लिया n1 नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे वो n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। टोटल कितने हैं, n पार्टिकल्स हैं, n1 प्लस n2 किसके इक्वल हो गया, n। अब n1 पार्टिकल है और इसका वॉल्यूम V/3 है, टोटल वॉल्यूम V था। क्या मैं इन n1 पार्टिकल्स का वो प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ कि इस एरिया में, मतलब इस वॉल्यूम में होने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? निकाल सकते हैं बहुत आसान से। इसमें n1 पार्टिकल है, अब इन पार्टिकल्स के इस वॉल्यूम में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो अब प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम कितना है V और इसका वॉल्यूम कितना है V/3, तो V/3 अपॉन में V, क्योंकि क्या होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम, तो दिस इज अवर फेवरेबल आउटकम, दिस इज अवर टोटल पॉसिबल आउटकम, तो कितना हो गया 1/3। तो इसका मतलब P की वैल्यू क्या है हमारी 1/3, और इसमें ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ना होने का मतलब कहाँ होगा, इस वाले रीजन में होगा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दिस इज ओवर 2/3। ओके ठीक है, अब हमें P की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई, हमें इसमें निकालनी थी ना बेसिकली, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है 1/। अब हमसे पूछा क्या था कि नंबर ऑफ पार्टिकल का, इस वाले में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसका वेरिएंस बताना था। तो क्या होगा, देखो वेरिएंस क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है वेरिएंस, दिस इज NPQ। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल कितने हैं, n। अब मैं अगर बात करूं कि P क्या है, प्रोबेबिलिटी जो इस वॉल्यूम में आ रहे हैं पार्टिकल उनकी, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, और जो इसमें आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/, तो कितना हो गया ये 2n/। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, समझ आया।
देखो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, इसमें ये बोला कि एक वॉल्यूम है, मतलब एक बॉक्स है जिसका वॉल्यूम V है, उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो n थे। फिर हमने उन दो बॉक्स उस बॉक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमसे बोल रहा है कि एक छोटा डब्बा है, मतलब दो डब्बे बन चुके हैं बेसिकली। अब ये जो छोटा डब्बा है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे। ठीक है, वो हमने देख लिया कि, और उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि इसमें होने की उनकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ओके, अब उसमें उन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उन पार्टिकल्स की, जो छोटे डब्बे में पार्टिकल्स है, उनका वेरिएंस क्या होगा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कंपार्टमेंट इज V/3, द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन इट मतलब दिस इट वाज फॉर स्मॉलर कंपार्टमेंट। ओके, तो ये हमने फिर इसको इस तरीके से सॉल्व किया। चलो अब हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फिर से हम बात कर रहे हैं 1D रैंडम वॉक की। और अब बात क्या बोल कह रहा है, अ 1D रैंडम वॉक टेक स्टेप टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब जो लेफ्ट में जा रहा है और राइट में जा रहा है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वॉकर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन इज बैक टू ओरिजिन आफ्टर एन इवन नंबर ऑफ स्टेप। मतलब ये है, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेसिकली। आपको बनाना चाहिए प्रोबेबिलिटी कि जो रैंडम वॉकर है, जो भी कोई इधर उधर घूम रहा है, वो अपने ओरिजिन से स्टार्ट होता है और फिर वहीं आ जाता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अभी पढ़ा है ना हमने, ऐसा सा क्वेश्चन पढ़ा है ना कि जहां से शुरू किया वहीं आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ स्टेप्स उसने राइट में लिए होंगे, उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स उसने किस में लिए, लेफ्ट में। इतना हमें पता है, बस अब क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ये चीज क्लियर हो गई ना कि अब अगर कोई वॉकर है जो यहाँ से चल रहा है, अब मान लो उसने 5 स्टेप्स इधर लिए और फिर 5 स्टेप बैक डायरेक्शन में लेते, तो लास्ट में कहाँ आ जाएगा, जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो ये कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। या तो ऐसा हो, या फिर स्टेप लेंथ अगर डिफरेंट होगा तब ऐसा हो सकता है कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो डिफरेंट हो। बट यहाँ हमारे हर केसेस में क्या है, स्टेप लेंथ इक्वल है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था हम स्टेप लेंथ क्या मान के चल रहे हैं, दोनों की स्टेप लेंथ सेम है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि राइट में जाने का स्टेप लेंथ कुछ और है, लेफ्ट में जाने का स्टेप लेंथ कुछ और है। अगर डिफरेंट होगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वॉकर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन इज दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बेसिकली n1 इक्वल टू n, जो नंबर ऑफ स्टेप्स उधर जाएगा उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स इस डायरेक्शन में भी लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो ही इवेंट्स हो रहे हैं, है ना, और P इक्वल टू क्यू है। ठीक है, तो अब अगर मैं एक, इन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी ना, बेसिकली पहले हम वो लिख लेते हैं। एक तो ये बोला है P इक्वल टू क्यू है, और दूसरी बात ये है कि x अगर 0 है तो एम एल की वैल्यू 0, एम एल क्या होता है, एन माइनस एन वन माइनस एन टू इक्वल टू 0, तो एन वन इक्वल टू एन टू। दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है ना। और p प्लस क्यू क्या होता है, 1। तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, और q की वैल्यू भी क्या होगी, 1/2। ठीक है भाई, ये भी हमें पता चल गया। और n1 की वैल्यू क्या होगी, n/2, और n2 की वैल्यू होगी n/। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है, अब चाहे हम प्रोबेबिलिटी इसकी निकाले चाहे इसकी निकाले, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, क्योंकि ये चीज हमें समझ आ चुकी है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है, और गिवन भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो n1 स्टेप्स को लेने की प्रोबेबिलिटी ये निकाले या हम n2 स्टेप्स को निकाले, बात सेम। बस अब हमें हमारा आंसर आ जाए। देखो, n c n/2, p की वैल्यू 1/2 की पावर n/2, 1/2 की पावर n/, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। देखो, n फैक्टोरियल, n/2 फैक्टोरियल, n/2 फैक्टोरियल, 1 बाई पावर
ये हो गया हमारा। ये क्वेश्चन आया हुआ था गेट में। अब जो मैंने तुम्हें जैसा कि बोला कि जो अभी तुम्हारा रीसेंट जो पेपर हुआ है ना, जून में जो पेपर हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन आया ना, आज एक बार उस क्वेश्चन को ट्राई करना इस लेक्चर को देखने के बाद। पहले तो वो हो ही जाना चाहिए, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा पहले हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा फिर हम 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और हम बात करेंगे 2D रैंडम वॉक की। फिर आपका एक टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, रैंडम वॉक। अब इसमें तुम्हें थोड़ा सा जो पढ़ना पड़ेगा, अब जब तुम प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो तुम्हारा ये वाला टॉपिक और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा बहुत ज़्यादा अलग से नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को प्रोबेबिलिटी नहीं आती तो यू कैन स्किप दैट पार्ट, ठीक है। बस जितना मैंने पढ़ाया है इतना पढ़ लेना, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगा लेना, ठीक है। तो तुम्हारे जो ये वाला टॉपिक है रैंडम वॉक, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जितना कंसेप्ट है और जो मैक्सिमम पॉसिबल टाइप्स हैं क्वेश्चन के, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, फिर अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो इसका रिमेनिंग पार्ट है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। स्टे फोकस्ड, कीप प्लानिंग एंड स्टे कनेक्टेड।